What's up everyone? Welcome back to the channel. I hope आप लोगों ने आज चैप्टर नंबर 2 एनालिसिस देख लिया होगा। चैप्टर नंबर 3 4 ऑलरेडी कर चुके थे। कैश फ्लो के बेसिक्स जो मैंने फर्स्ट पार्ट में रिवाइज कराए सारे दोबारा से वो देखे होंगे आप लोगों ने। अब इस पार्ट में बच्चों ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों के ही थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं और आपको एक बार देख लेना है कि किस तरीके का सवाल आता है। तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक बार तीनों के क्वेश्चंस आपको सेम वही वाले रिवाइज करने हैं जो मैंने 100 डेज में कराए थे। तो दोबारा वो क्वेश्चंस कराने की मुझे जरूरत नहीं है, वही सेम क्वेश्चंस हैं। तो मैं इसी वीडियो में वो क्वेश्चंस अटैच कर रहा हूं। आपको वीडियो पूरा देखना है, ठीक है? वीडियो पूरा देखो, दोबारा से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग डन करो। ठीक 1 घंटे बाद मुझे मिलो जिसमें मैं बड़े क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है? तो चलो भाई, कैश फ्लो का फॉर्मेट्स हो गया, अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। जाके अटेंडेंस लगाओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में और फिर बड़े क्वेश्चंस अगली वीडियो में करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए जी, शुरू करते हैं हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के साथ। देखो बच्चों, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जब कैश फ्लो निकालना हो तो इसके कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको सबसे पहले पता होने चाहिए, ठीक है? लाइक ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले आपको ये निकालना है, यानी कि किसी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन में या बड़े क्वेश्चन में भी सबसे पहले एनपीबीटी चाहिए। अब एनपीबीटी कैसे निकलता है आपको मैंने लिखवाया हुआ है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट प्लस टिप। 4 एडजस्टमेंट्स होती हैं मेनली। टिप का मतलब ट्रांसफर टू रिजर्व, जो पैसा रिजर्व में डाला। इंटरिम डिविडेंड, जो प्रॉफिट में से इस साल डिविडेंड बांटा है। प्रपोज डिविडेंड, जो आप प्रपोज कर रहे हो बांटने के लिए। और प्रोविजन फॉर टैक्स, है ना? तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस प्लस टिप, 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद बच्चों हम लोग नेट प्रॉफिट से जाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ। नेट प्रॉफिट से कहां जाते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। अब नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए बीच में कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं। कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं? ऐड करना है, कुछ लेस करना है। क्या ऐड करना है? नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और क्या लेस करना है? नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। बट सर ये उल्टा क्यों हो रहा है? खर्चा तो माइनस होना चाहिए, हम खर्चे को प्लस कर रहे हैं। इनकम तो प्लस होना चाहिए, हम इनकम को लेस कर रहे हैं। उल्टा क्यों चल रहा है यहाँ पे? ये तो गलत होना चाहिए। बच्चों देखो, मैं आपको इसको समझा भी देता हूँ कि इसका पीछे क्या लॉजिक है। अगर आपको लॉजिक समझ जाता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं समझता तो क्वेश्चन करते करते हैबिट हो जाती है। तो ध्यान रखना, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ प्लस होंगे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस होंगी। सर लॉजिक बताओ, आओ पीछे का लॉजिक समझते हैं। देखो बच्चों, हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लास 11th में सीखते थे, ठीक है? उसकी शुरुआत होती थी ग्रॉस प्रॉफिट से, जीपी ब्रॉट डाउन, ये आ गया, ठीक है? फिर हम यहां पे लिखते थे सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पहले सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते थे। ऑपरेटिंग मतलब जो हमारे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, बैड डेट्स हो गया, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, जितने भी हमारे इस तरीके के खर्चे होते हैं जो बिजनेस को चलाने में जरूरी होते हैं, सबको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। ऐसे ही हम यहां पे लिखते थे ऑपरेटिंग इनकम्स। ऑपरेटिंग इनकम, अब आपका कोई आपको डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट बिजनेस में मिलता रहता है ना? तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। इस तरीके की इनकम सारी ऑपरेटिंग में कहलाती है, जो बिजनेस के साथ जुड़ी हुई इनकम्स होती हैं। अब यहां पे जो प्रॉफिट आएगा पहले, उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते थे कि इन दोनों को प्लस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये जो वैल्यू आएगी दिस विल बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है? फिर आपको क्या करना है? इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नीचे ले आना है बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये नीचे आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नीचे आ गया। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हम यहां पे लिखते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते थे बच्चों? इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया,
कोई भी लॉस बाय फायर हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, है ना, इस तरीके की चीजें, इंटरेस्ट हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया। और इधर आती थी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है? यही गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, राइट, जो बिल्कुल ही कभी कभी होने वाली इनकम्स होती हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। फिर इन दोनों को प्लस करते थे, ये माइनस करते थे, तो यहां पे जो वैल्यू आती थी उसको मैं बोलता था नेट प्रॉफिट। इसको हम क्या बोलते थे? नेट प्रॉफिट। अब सपोज करो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 रुपए है, ये 20 रुपए है, ये 5 रुपए है, तो बताओ नेट प्रॉफिट कितना आएगा? सर 120 माइनस 5, 115 रुपए का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। आया या नहीं आया? 100 ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 20 ये, 120 माइनस 5, 115 आ गया, है ना। अब मैं अगर आपको बोलूं बच्चों की क्वेश्चन उल्टा चल रहा है, क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम दी हुई है, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, यानी नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है। तो नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाने के लिए क्या करोगे बच्चों? इन दोनों को जोड़ोगे ना, 115 और 5 120 माइनस 20, ये 100 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो अगर आप नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? इन दोनों को जोड़ा, माइनस क्या करा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम करा या नहीं करा? मैंने यहाँ पे यही लिखवाया आपको, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने आपको यही लिखवाया, देखो हम नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जा रहे हैं बच्चों। तो नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाने के लिए नॉन कैश आइटम जैसे डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, ये नॉन कैश आइटम्स हैं, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स लेस कर देनी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई ना अच्छे तरीके से? चलो सर, पहला स्टेप देखो, ये ए है, ये तुम्हें निकालना आना चाहिए, ये बी है, इसके अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये निकालना आना चाहिए। फिर हमें तीसरा निकालना होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, यहां से यहां जाने के लिए क्या करना है? यहां पे बच्चों बीच में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को एडजस्ट करना है। ध्यान रखना, ऐड और लेस। करंट लायबिलिटी में रिश्ता सीधा सीधा है, करंट लायबिलिटी बढ़ी तो हम भी ऐड कर देंगे, करंट लायबिलिटी घटी तो हम भी लेस कर देंगे। बहुत सिंपल, अपने माइंड में रखना। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इसका रीजन भी बताऊंगा। करंट लायबिलिटी बढ़ी तो हम भी ऐड कर देंगे, घटी तो हम भी घटा देंगे। एसेट में उल्टा है, करंट एसेट कम हुआ तो हम ऐड करेंगे, करंट एसेट बढ़ा तो हम लेस करेंगे। ये सीधा सीधा सा काम करना है आपको। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, ओनली करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आपको एडजस्ट करनी है। ये एडजस्ट करने के बाद आप इस पे आ जाओगे। तीन चीजें मिल गई बेटा। सबसे पहले माइंड में रखो क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलता है? ये करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस टिप माइनस रिफंड, मैंने आपको लिखवाया है पूरे नोट में। उसके बाद नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है। नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट्स। कौन सी एडजस्टमेंट्स? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। अगर वो एक्सपेंसेस है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग तो ऐड कर दूंगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है तो लेस कर दूंगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच जाऊंगा। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मुझे जाना है कैश जनरेटेड पे। कैश जनरेटेड पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को एडजस्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करें? लायबिलिटी में सीधा सीधा, बढ़ी तो हम भी बढ़ाएंगे, घटी तो हम भी घटाएंगे। एसेट्स में उल्टा, कम हुआ तो बढ़ा दो और बढ़ा तो घटा दो। ठीक है, आपके पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। लास्ट में इसमें से माइनस कर देना इनकम टैक्स। सिंपल भाई, जो साल में इनकम पे टैक्स दिया होगा, पैसा तो गया होगा, वो भी माइनस कर दो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। खत्म हो गया सर, डन। और क्या, हो भी गया। सिंपल सा ये चीज आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले एनपीबीटी निकालना है, फिर वहां से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है और फिर वहां से कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस पे जाना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ए बी सी। ठीक है, परफेक्ट एवरीवन। बस ये फॉर्मेट आज इसी पे मेहनत करनी है, आज मेनली हमें इसी पे ध्यान देना है।
क्वेश्चन कराऊं एक इसका, आओ पहले स्क्रीनशॉट लो फिर क्वेश्चन करते हैं। देखो जरा क्या दिया है क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से आ सकता है आपके एग्जाम में भी। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। आ जाओ, सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एक बेसिक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहां पे हेडिंग डालूंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए मेन 3 चीजें हमें ढूंढनी है। उन तीनों के नाम याद कर लेना फटाफट से। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कुछ नहीं है, बहुत ना के बराबर आने के चांसेस, फिर भी मैं कराऊंगा, अभी करा दूंगा जब बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, मेन एनपीबीटी होता है। फिर एनपीबीटी से हमें कहां पे जाना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। एनपीबीटी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कहां पे जाना है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ये हमारा बच्चों मेन 3 चीजें हैं जो हमें कैलकुलेट करनी है। ये मेन 3 है इसके अंदर, एनपीबीटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। आओ देखते हैं क्या एनपीबीटी निकालना है या गिवन है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कंपनी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट। बच्चों करंट ईयर का प्रॉफिट ही दिया हुआ है, हमें बहुत सारी चीजें नहीं दी हुई, सिर्फ करंट ईयर का प्रॉफिट ही दिया हुआ है, तो हम यही यूज करेंगे। कितना? 5 लाख रुपीज। 5 लाख का प्रॉफिट दिया हुआ है, चलो बहुत अच्छा हो गया। तो एनपीबीटी मेरा 5 लाख रुपए आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, मुझे यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स दिखाई दे रही हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं और कुछ यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या होता है बच्चों? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे पास करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी भी दिए हुए हैं। ठीक है, ओके। आओ कुछ बेसिक काम कर लें। जैसे यहाँ पे लिख दूं एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, है ना। कुछ चीजें ऐड होंगी, कुछ चीजें लेस होंगी, अभी देख लेंगे। और यहाँ पे हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी कुछ ऐड होंगी, कुछ लेस होंगी, देखते हैं। चलो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है बेटा? गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड सर ये तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। आ जाओ लेस करते हैं, 7500 गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। 7500 ये तो माइनस में आएगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ बच्चों ये हमारा एक नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। एक्सपेंस लॉस को ऐड बैक करना है तो इसको ऐड बैक करते हैं। गुडविल रिटर्न ऑफ 5000 ऐड बैक होगा। गुडविल रिटर्न ऑफ 5000। चलो सर ये भी हो गया। देन डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन बच्चों हमारे पास एक नॉन कैश एक्सपेंस लॉस की कैटेगरी में आता है, इसको ऐड कर देंगे। डेप्रीसिएशन 50,000 रुपए ऐड कर देंगे। नॉन कैश आइटम है ना बच्चों, डेप्रीसिएशन को भी ऐड करेंगे। 50,000 डेप्रीसिएशन ऐड करें। सर डेप्रीसिएशन क्यों ऐड हो रहा है? देखो इसीलिए ऐड हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। डेबिट का मतलब कि हमारी जेब से पैसा गया, जबकि पैसा तो कोई भी नहीं गया। डेप्रीसिएशन तो एक नॉन कैश आइटम है ना, पैसा तो कहीं भी नहीं गया और प्रॉफिट को इसने कम कर दिया, तो सही वैल्यू पे आने के लिए वापस ऐड बैक करे ना, इसीलिए ऐड करा गया है। इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट मशीनरी 20,000, ये भी नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, जोड़ेंगे इसको भी। 20,000 इसको भी जोड़ो। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, चलो सर ये भी जोड़ दिया। फिर क्या दिया हुआ है? फिर दिया हुआ है आपने एक प्रोविजन बनाया। बच्चों प्रोविजन भी एक नॉन कैश आइटम है, P&L के डेबिट में आती है। प्रॉफिट को कम कर दिया जबकि पैसा कहीं भी नहीं गया, पैसे आपके बिजनेस में ही है, तो वापस से ऐड बैक करो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 रुपए ऐड बैक करेंगे।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहाँ लिखूं, ऊपर लिख दूं यहाँ पे 10,000 रुपये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। लो जी ये भी ऐड कर दिया। फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है इनकम टैक्स पेड 47,500। इनकम टैक्स पेड 47,500 यहां से लेस होगा। इनकम टैक्स पेड 47,500 बच्चों, इनकम टैक्स यहां सबसे नीचे माइनस होता है, बिल्कुल लास्ट में। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बिल्कुल लास्ट में इनकम टैक्स माइनस होता है। फॉर्मेट में आपके मैंने लिखवाया हुआ है। चलो जी ये सारी चीजें डन हो गई, सब हो गया। देखो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को ऐड बैक करना है, इनकम्स और गेन्स को लेस करना है, ठीक है। फिर अब हमारे पास कुछ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हैं। मैंने आपको बताया है कि अगर बढ़ते हैं लायबिलिटीज तो हम भी बढ़ाएंगे, घटे तो हम भी घटाएंगे। एसेट में रिवर्स करना है, ठीक है। आओ चेक करो फटाफट से क्या क्या कैसे कैसे करना है। अब देखते हैं करंट लायबिलिटीज या करंट एसेट्स में क्या क्या चेंज आया। बच्चों ईयर को बहुत ध्यान से देखना, नहीं तो नंबर कट जाते हैं। देखो पहले 2023 फिर 24, यहां पे चेंज देखना है। तो देखो 34 से 20 ये तो 14,000 रुपए कम हो गया, है ना। अच्छा ये देखते हैं 40 से 51 ये 11,000 रुपए बढ़ गया, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों ही क्या है, करंट लायबिलिटीज हैं। करंट लायबिलिटीज में बच्चों सीधा सीधा हिसाब किताब है, यानी कि कम हुई तो हम भी कम करेंगे, बढ़ी तो हम भी बढ़ा देंगे। तो लेस करते हैं डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लेस करते हैं डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और ऐड करते हैं इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल हमारे बड़े हैं, है ना। 14,000 और 11,000 14,000 और 11,000। चलो सर ये भी हो गया। अब करंट एसेट्स में क्या है बच्चों जी, करंट एसेट्स में इनवर्स, ठीक है, इनवर्स या रिवर्स। ये हो गया 2 से 3, 1,000 रुपए से बढ़ गया तो हम लेस करेंगे, ठीक है। और ट्रेड रिसीवेबल 52 से 78 ये भी बढ़ गया 26,000 रुपए से, तो ये भी हम लेस ही करेंगे। तो 1,000 और 26,000 लेस करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रेड रिसीवेबल्स 1,000 26,000। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है बेटा। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को ऐसे आपको एडजस्ट करना है, ओके। बस अब हम इसका नेट वैल्यू बाहर कर देंगे। नेट वैल्यू कितना होगा, देखो 11,000 प्लस में है बस, बाकी सब माइनस में है। 11,000 माइनस 14,000 माइनस 1,000 माइनस 26,000, माइनस का 30,000 ही आ गया, ठीक है। आओ जी अब हमारा काम हो गया है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये हमें चाहिए होता है, मिल गया। अब यहां से हमको इधर आना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, तो अब ये सब एडजस्ट करेंगे। 5 लाख में प्लस करो 15,000, 15 का मतलब ये 10 और 5, ठीक है। प्लस करो 70,000, 70 का मतलब ये 50 और 20, और माइनस कर दो 7,500। ये आया बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 5,77,500। देखो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का बैलेंस एडजस्ट कर दो, तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाता है। अगला हमें ये चाहिए होता है मेन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस का 30,000, तो ये आया 5,47,500। इसमें से ये माइनस करा तो ये आ गया। अब हम इसमें से इनकम टैक्स माइनस कर देंगे 47,500, तो वैल्यू आ जाएगी 5 लाख रुपए, जो कि हमारी मेन वैल्यू है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। ये हमारी मेन वैल्यू है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकालना है मैंने आपको बताया। मेन जो स्टेप्स हैं वो आप पकड़ लो एक बार, फिर तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।
एनपीबीटी निकालना है, एनपीबीटी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है। बीच में गिनती की 4 से 5 एडजस्टमेंट्स होती हैं, मैंने आपको जो फॉर्मेट लिखवाया वहां लिखवाई है, गिनती की 4 से 5, उससे ज्यादा नहीं है। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, कैश जनरेटेड आ गया, इनकम टैक्स माइनस करो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया, है ना। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, और एग्जामिनेशन में ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे सवाल आने के चांसेस रहते हैं। चलो यार, मेरे साथ साथ जल्दी से हेडिंग डाल दो आप सब, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब बच्चों, ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पोर्शन है ना, इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको माइंड में रखना है कि 2 चीजों से रिलेटेड इसमें एडजस्टमेंट्स होती हैं। एक तो हमारे जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं, फिक्स एसेट्स को आजकल ये क्या बोलता है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ये हो जाते हैं। और दूसरे बेटा हमारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो दिमाग में रखना, फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हमारे यहां पे एडजस्ट होते हैं, ठीक है। अब वो क्या क्या चीजें होती हैं बच्चों, बहुत सिंपल है। या तो हमने एसेट खरीदा होगा, इसका मतलब परचेज ऑफ एसेट, या फिर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब देखो बच्चों, अगर हम खरीदते हैं तो हमारे पास से पैसा जाता है, तो ये माइनस में आएगा। खरीदा तो पैसा गया ना, तो ये माइनस में आएगा। कैश फ्लो में तो हम ये देख रहे हैं कि कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, राइट। इसी तरीके से आप इन एसेट्स को बेच भी सकते हो, इसका मतलब सेल ऑफ एसेट्स या फिर सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बेचोगे तो पैसा आएगा, बेचोगे तो पैसा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके अलावा बच्चों हमारे पास अगर हमने कोई एसेट खरीदा है, कोई एसेट खरीदा हुआ है, वो आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो उस पे हो सकता है आपको रेंट रिसीव हो रहा हो। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी हुई है तो हो सकता है उस पे आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा हो। अगर वो इन्वेस्टमेंट डेट नेचर की हुई, यानी आपने कोई सपोज इस तरीके से चीज खरीदी हुई है जो डेट नेचर का इन्वेस्टमेंट है, राइट, तो वो क्या हो सकता है हमारे पास, वो हो सकता है उस पे आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा हो। तो अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, उस पे आपको रेंट रिसीव हो सकता है, उस पे आपको डिविडेंड रिसीव हो सकता है, उस पे आपको इंटरेस्ट भी रिसीव हो सकता है। ये सब तब रिसीव होता है जब आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो, राइट। तो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बच्चों मेनली ये चीजें आती हैं, सही है। तो यहां पे आप फाइनल वैल्यू प्लस की या माइनस की बाहर आ जाएगी, जो भी वैल्यू बनेगी, ठीक है। अब बच्चों मेन जो इसमें एडजस्टमेंट्स आती हैं वो ये आती है कि परचेज ढूंढो, सेल ढूंढो। ये गिवन नहीं होता क्वेश्चन में यूजुअली, ये आपको ढूंढना ही पड़ता है। तो इसको ढूंढने के लिए मैंने आपको 2 अकाउंट बनवाए हैं, एसेट अकाउंट अगर सिर्फ एसेट का बैलेंस दिया हुआ, एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट अगर एक्यूमुलेटेड डेप का बैलेंस भी दिया हुआ। तो वो कैसे कैसे होता है आ जाओ हम देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, डन। चलो अब देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार। ये तो आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ होगा, ये तो बैलेंस शीट में दिया होगा, और ये बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ होगा, ये बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ होगा। तो अब हमें इसमें क्या करना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए आप प्लांट एंड मशीनरी को यहां पे आप बड़े ध्यान से देख पा रहे हो, लेकिन नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं। तो मैंने आपको सिखाया है कि आप देखो कि ये जो बैलेंस है, बैलेंस सिर्फ एसेट का दिया है या इसके साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप का भी दिया है। 2 तरीके के सवाल ही बनते हैं इसके अंदर से, ठीक है। या तो सिर्फ इस तरीके से एसेट का बैलेंस दिया होगा, या फिर इस तरीके से। बच्चों ये देखो, ये आपका बैलेंस शीट है और ये बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट्स हैं। यहां पे एसेट का बैलेंस भी दिया है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी दिया है। इसका मतलब यहां पे 2 बैलेंस है, और यहां पे हमारे पास सिर्फ एसेट का बैलेंस है। प्लांट एंड मशीनरी सिर्फ एसेट है। तो अगर सिर्फ एसेट का बैलेंस हो तो एक ही अकाउंट बनेगा, एसेट अकाउंट। इसको हम यहां बनाते हैं, एक ही अकाउंट बनेगा, एसेट अकाउंट। हमारे केस में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कैसे बनता है एसेट अकाउंट आप सब जानते हो। देखो, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट,
ठीक है, सबसे पहला काम है इस एसेट अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख लेना। अब ईयर को ध्यान से देखना, अप्रैल 23, 31 मार्च 24, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग में 720, क्लोजिंग में 860, तो 720 तो यहां लिखो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि ये पूरा आ जाए स्क्रीन पे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 720, ठीक है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन ये आ गया 860, ये हमें क्लोजिंग दिया हुआ है। अब सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग को अगर मैं देखूं, अगर सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग होता बच्चों, कोई एडजस्टमेंट ना होता, तो हम यहां से देख के समझ सकते थे कि 720 से 860 हो गया, इसका मतलब हमने एसेट खरीदा है 1,40,000 रुपए का, तभी तो 720 से 860 होगा। लेकिन जब एडजस्टमेंट्स दे दिए जाते हैं ना, तो फिर आप सिर्फ इसको देख के अंदाजा नहीं लगा सकते, फिर आपको अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस अपनी कॉपी में नोट्स में चेक करो, मैंने आपको ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस यहां पे लिखवाए हुए होंगे। ठीक है, हो गया बच्चों, एसेट अकाउंट बन रहा है। एसेट का नेचर होता है कि ये डेबिट में बढ़ता है और क्रेडिट में कम होता है, ये नेचर होता है एसेट का, ये आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, डेप्रीसिएशन लगा ड्यूरिंग द ईयर 85,000 रुपीज का। ड्यूरिंग द ईयर यानी साल के अंदर कितना डेप लगा, 85,000 का डेप लगा। बच्चों अगर 85,000 का डेप लगा तो डेप्रीसिएशन को हम यहां लिखते हैं बाय डेप्रीसिएशन 85,000। ठीक है, क्योंकि एसेट को कम करता है, राइट। उसके बाद दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी हैविंग अ WDV, WDV का मतलब है रिटर्न डाउन वैल्यू। इसका रिटर्न डाउन वैल्यू दिया हुआ है 1,10,000, ये बिकी 1,25 में। 1,10 वाला एसेट 1,25 में बिका बच्चों। सोचो 1,10 वाला एसेट अगर 1,25 में बिका तो पहले तो बाय सेल 1,25, सेल को हम यहां पे बाय बैंक लिख देते हैं, ये तो सेल हो गया। ठीक है, ओके। तो बच्चों अगर 1,10 वाला एसेट 1,25 में बेचा गया, देखो बच्चों ये इसका WDV है। WDV का मतलब इसमें से डेप ऑलरेडी माइनस हो चुका है, रिटर्न डाउन वैल्यू है, इसका आज का करंट वैल्यू है। तो सोचो अगर 1,10 वाला एसेट 1,25 का बिका तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट को हम यहां लिखते हैं टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, 15,000 का बच्चों हमें प्रॉफिट हुआ, 1,10 वाला 1,25 में बिका, राइट। बस यहां पे आपका टू बैंक परचेज बैलेंस में निकल आएगा, ये परचेज हम बैलेंस में निकाल देंगे। तो कितना बैलेंस होगा, अगर मैं कैलकुलेटर से करूं तो कितना कितना होगा, 85,000, 125,000, 860, 10,70,000 ये हो गया। इसमें से 720 और 15,000 हटा दो तो बच्चों 335 का परचेज निकला। देखो 335 का परचेज निकला है। अब हमारा काम हो गया। देखो बच्चों, तो अब आपको क्या करना है, सिंपली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बैलेंस तो कहीं नहीं जाते, ये बैलेंस तो कहीं भी नहीं जाएंगे, इनका कोई काम नहीं है। डेप्रीसिएशन ये बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होता है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होता है। ये जाएगा इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टिंग में जाएगा सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 125, तो प्लस में सेल करा तो पैसा आया होगा। ये बच्चों प्रॉफिट है, प्रॉफिट कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाले आइटम है, ये इन्वेस्टिंग में जाएगा। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना, 335 नेगेटिव में, परचेज करा तो पैसा गया, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर बनाना है तो बस इन्वेस्टिंग में दो ही चीजें जाएंगी, 335 और 125, 2,10,000 रुपए। देखो देखो ऐसे होता है बच्चों, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ इतना ही काम होना है, ये पूरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन गया, और ये दो चीजें डेप्रीसिएशन और प्रॉफिट या लॉस भी अगर होता तो वो भी ऑपरेटिंग का पार्ट बनता। तो इन्वेस्टिंग में मेनली आपको परचेज और सेल ही ढूंढनी है, मेनली आपको परचेज या सेल ही ढूंढनी है।
बाकी चीजें गिवन होंगी आपको क्वेश्चन में, समझे? तो ये वाला सवाल डन हो गया बच्चों हमारा। अब इसके बाद हम लोग अगला सवाल करेंगे जो कि है ये वाला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको मैं ऑफिस जाकर रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि मेरे कैमरा की बैटरी हो गई है डाउन और बैटरी रखी है ऑफिस में। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ऑफ कोर्स, बट ये जाके मैं दोबारा ऑफिस में लिख के फिर कंटिन्यू करूंगा। ठीक है जी, डन है। इतने आप लोग ये शुरू करो और 2 मिनट में बस इसको शुरू करता हूं। अब बच्चों हम लोग ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो पिछले वाले सवाल में क्या हुआ था, पिछले वाले सवाल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एसेट का बैलेंस दिया हुआ था। एसेट का बैलेंस दिया हुआ था तो हमने सिर्फ एसेट अकाउंट बनाया था। अभी यहां पे भी हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है। यहां पे भी क्या निकालना है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए मैं यहां पे ये बना लेता हूं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सही है बच्चों। अब देखो बच्चों किस तरीके से क्या हमें यहाँ पे करना है, बहुत ध्यान से समझ के चलना। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मशीन दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेब्ट दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं गुडविल का क्या करने वाला हूं, ये अच्छे से पकड़ के चलो कि हम गुडविल का क्या करने वाले हैं। गुडविल हमें साल के शुरू में कितने का था, 80,000 रुपए का साल के शुरू में। अब देखो इसमें ना ईयर को भी बहुत ध्यान से समझ के चलना है। ईयर को ध्यान से कैसे समझना है कि यहां पे 31 मार्च 23 है, यहां पे 31 मार्च 24 है। पिछली बार उल्टा लिखा हुआ था इस तरीके से, तो बहुत ध्यान से देख के चलना कि ईयर किस तरीके से मेंशन्ड है। अब यहां पे 23 से 24, तो यहां पे 80 से 1 लाख का गुडविल हुआ है। इनटेंजिबल एसेट अगर बढ़ जाता है बच्चों तो हम परचेज मानते हैं, ध्यान रखना। इनटेंजिबल एसेट गुडविल अगर बढ़ रहा है तो उसको परचेज मानना है, यानी मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो यहां पे लिखूंगा सबसे पहले परचेज ऑफ गुडविल। कितने का गुडविल खरीदा बच्चों, 80,000 से 1 लाख हो गया, तो गुडविल 20,000 रुपए से बढ़ गया, 20,000 रुपीज मेरा पैसा गया। ठीक है, अब मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेब्ट के लिए वर्किंग नोट बनेगा। तो हम लोग सबसे पहले एक तो मशीन अकाउंट बनाएंगे, और एक हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनाने वाले हैं। लो जी, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, यहां पे भी पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। लो बच्चों बहुत ध्यान से समझ के चलना, बहुत 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 ध्यान से। ठीक है बच्चा, देखो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ था। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है एक मशीनरी जिसका ओपनिंग बैलेंस 5 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख है। तो ओपनिंग बैलेंस 5 लाख है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन 6 लाख। 5 लाख 6 लाख, ये तो ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। एक्यूमुलेटेड डेब्ट का भी 164 और 180, ओपनिंग बैलेंस इधर आता है 164 और 180। देखो ये भी हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग हो गए। तो ये मैंने आपको पूरे के पूरे अकाउंट नोट्स में कराए हुए हैं, एक बार अपने नोट्स में चेक करो। एसेट का ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। ठीक है, अब एडजस्टमेंट देखो क्या दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 1 लाख। देखो बच्चों कॉस्टिंग पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, पिछले वाले क्वेश्चन में रिटर्न डाउन वैल्यू दिया हुआ था। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब था कि उसमें से सारा डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो चुका है। यहां कॉस्ट दिया हुआ है कि एक मशीन जिसका कॉस्ट 1 लाख है, इस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जीवन भर का डेप्रिसिएशन। इस पे कितना है, 44,000। तो माइनस करूंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 44,000, 1 लाख में से 44 हटाऊं तो 56 बचता है। ठीक है, अब देखो बच्चों हमें करंट ईयर का डेप नहीं दिया हुआ, हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इधर आता है 2
मशीन अकाउंट, पूरे जीवन भर का इसका डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 44, ठीक है। एंड 56 की ये मशीन हो गई, ये बिकी 30,000 रुपए में। 56 वाली मशीन सोल्ड फॉर 30,000। सोचो बच्चों, 56 वाली 30,000 रुपए में बिक गई। अगर 56 वाली मशीन बच्चों 30,000 रुपए में बिक गई तो हमारे पास वहां पे कितना अल्टीमेटली अमाउंट आएगा। 56 वाली 30 में बिकी अगर, तो 26,000 रुपए का लॉस आ गया। वैल्यू तो उसकी 56 है, बिक रही है 30,000 रुपीज में, 26,000 का लॉस आ गया नहीं आ गया। तो जो 26,000 रुपए का लॉस आया, सबसे पहले तो उसको लिखता हूं मैं यहां पे बाय P&L, 26,000 का लॉस बाय बैंक जितने की बिकी 30,000 रुपए की, ठीक है। और उसके साथ साथ इसका जीवन भर का डेप बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो यहां से इधर ट्रांसफर होगा, कितना 44। ठीक हो गया बच्चों, परफेक्ट है या नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर हमें करंट ईयर का डेप दिया होता तो वो यहां पे आता बाय डेप्रिसिएशन, तो ये बैलेंस में निकलता और फिर ये ट्रांसफर होता। ये दिया हुआ है तो यहां पे जो बैलेंस निकलेगा वो डेप्रिसिएशन का निकलेगा। यहां पे जो बैलेंस निकलेगा, येलो पेन से निकाल रहा हूं, बाय डेप्रिसिएशन ये बैलेंस में निकलेगा, ठीक है। 180 और 44 कितना होता है 224। 224 में से 164 माइनस कर दो, 224 में से 164, 224 में से 164, 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज बेटा हमारे पास। ये तो हमारा डेप्रिसिएशन निकल के आ गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया होता तो ये बैलेंस में निकल जाता, ये दिया है तो ये बैलेंस में निकलेगा, दोनों में से एक चीज दी होगी, ठीक है। अब यहां पे आप परचेज निकाल दो टू बैंक अकाउंट, ये परचेज आपकी बैलेंस में निकल आएगी। कितना निकलेगा बेटा 6 लाख और 1 लाख 7 लाख। 7 लाख में से 5 लाख हटा दूं तो 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की परचेज आ गई, 2 लाख रुपीस की परचेज आ गई बच्चों, ठीक है। ये परचेज आ गई, ओके। अच्छा सर, अब पोस्टिंग कहां कहां पे किस किस चीज की करते हैं? देखो बेटा, ये बैलेंस तो कहीं पोस्ट नहीं होते, बैलेंस कहीं भी पोस्ट नहीं होते। ये डेप्रीसिएशन तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अपने आप 2 जगह आ गया, देखो इधर भी आ गया इधर भी आ गया, राइट। अब क्या बचा लॉस, लॉस भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। अब बचा ये सेल, 30,000 रुपए का सेल है बच्चों, उसको यहां लिखते हैं सेल ऑफ मशीनरी, 30,000, 30,000 रुपीज की सेल ऑफ मशीनरी है। उसके साथ परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी 2 लाख रुपए की परचेज निकली, वो भी यहां पे आएगी। ये 2 लाख की परचेज ये नेगेटिव आ जाएगा। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, देखो सब कुछ पोस्ट कर दिया, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें हमने पोस्ट करी हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फाइनल वैल्यू आने वाला है, नेगेटिव का ही आने वाला है। 220 में से 30,000 हटाऊं तो 190, 190 नेगेटिव का आ जाएगा कैश, ठीक है, परफेक्ट, ओके। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस मेनली कराए, एक वो जिसमें सिर्फ एसेट दिया हुआ है और एक वो जिसमें एसेट के साथ एक्यूमुलेटेड डेब्ट दिया हुआ है। तो यहां ध्यान रखना, इस वाले अकाउंट में बैलेंस तो हमेशा होगा ही होगा, बैलेंस तो होगा ही होगा, इन दोनों में से एक चीज होगी, दूसरी बैलेंस में निकाल देना। जैसे इसमें ये है तो ये निकल गया, ये होता तो ये निकल गया होता, और इसमें मेनली वही परचेज और सेल का खेल है, ठीक है। बाकी अभी मैं बड़े क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें हम और इस तरीके की चीजें करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। डन है। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोग को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूरा ही समझ में आया होगा। जल्दी से बच्चों मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सर ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या है? बच्चों देखो, कैश फ्लो मैं फिर से बोल रहा हूं, बेसिक्स अगर पकड़ के चलोगे तो इससे आसान कुछ नहीं है। बेसिक नहीं समझे ना, जो बच्चे फॉर्मेट रट के जाते हैं, जो लोग याद करके जाते हैं, बहुत दिक्कत है। बेसिक्स पकड़ो, बहुत आसान है, कहीं से कुछ भी दे तुम कर लोगे। ऑपरेटिंग मैंने बहुत इजीली आपको कराया है, इन्वेस्टिंग बहुत अच्छे से कराया है, फाइनेंसिंग भी खत्म करो यार। फाइनेंसिंग बच्चों फाइनेंस से रिलेटेड, यानी या तो
शेयर कैपिटल से रिलेटेड कोई चीज, या फिर लोन से, नॉन करंट लाइबिलिटी, या ऐसे ले लो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स से रिलेटेड। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के साथ साथ बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट भी इसी में आता है, ध्यान रखना। कैश क्रेडिट भी इसी में आता है, ध्यान रखना। ये कुछ छोटे छोटे एक्सेप्शंस हैं जो आपको नॉर्मली दिखेंगे करंट लायबिलिटी में, लेकिन यहाँ पे एडजस्ट करने हैं। कैश क्रेडिट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, इनका खास ध्यान रखना। तो ये आपको मेनली याद रखने हैं, ठीक है। बाकी सब बहुत आसान है। तो दो चीजों से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट होगी, शेयर से रिलेटेड या फिर इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लोन से या डिबेंचर से रिलेटेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगी। कैसे बनता है, आओ पूरा का पूरा इस तरीके से बना देंगे। पर्टिकुलर्स, अमाउंट। आओ बच्चों, सबसे पहले शेयर्स की बात करते हैं। दो तरीके के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं शेयर को इशू करा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, पैसा आएगा सर। कंपनी शेयर इशू करती है तो पैसा आता है, राइट। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पैसा आएगा। अगर शेयर प्रीमियम पे हुए, प्रोसीड्स फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम से भी पैसा आया। अगर शेयर प्रीमियम पे रिडीम करे, सॉरी इशू करे, तो पैसा आएगा ना भाई। हमने शेयर्स इशू करे हैं, कंपनी ने शेयर इशू करे, पैसा आएगा बच्चों आपके पास, राइट। उसके बाद क्या आता है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये जो शेयर इशू करे हैं, ये जो शेयर इशू करे हैं, इन पे डिविडेंड देना पड़ेगा, है ना। तो डिविडेंड पेड, सर डिविडेंड कौन कौन सा बच्चों, दोनों ही डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड भी और प्रपोज डिविडेंड भी, जो आप पे कर रहे हो। बस ध्यान रखना प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला होना चाहिए, वो हम पे करते हैं, ठीक है भाई। जो पिछले साल प्रपोज किया था वो इस साल पे करना पड़ेगा ना, कंपनी ने बोला था कि हम इतना डिविडेंड देंगे, तो अब देना तो पड़ेगा, राइट। तो ये हमारे पास से पैसा जाता है, सही हो गया बच्चों। उसके बाद बेटा जी अगर इन शेयर्स का बायबैक करना हो या रीपेमेंट करना हो, बेसिकली प्रेफरेंस शेयर्स फिक्स्ड टेन्योर के साथ आते हैं, तो उनका रीपेमेंट भी करना पड़ता है। रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रीपेमेंट होगा तो पैसा फिर जाएगा आपके पास से, पैसा जाएगा ना भैया। शेयर्स का पैसा देखो, जब आपने शेयर इशू करे पैसा आया, कुछ टाइम बाद आपको उनको रीपे भी तो करना पड़ता है भाई। जिन्होंने पैसा लगाया था उनको अपना पैसा वापस भी तो चाहिए, तो वो लोग वहां पर रीपेमेंट में पैसा कंपनी के पास से जाता है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब डिबेंचर की बात कर ले। डिबेंचर हमारा लोन है, देखो शेयर से रिलेटेड ये चीजें आ गई, ओके। अब डिबेंचर में क्या होगा, इशू ऑफ डिबेंचर। कंपनी ने डिबेंचर इशू करे, पूरा चैप्टर पढ़ाया है मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से। डिबेंचर इशू करते हैं तो पैसा आता है। मैं कंपनी हूं, मैंने डिबेंचर इशू करे, मेरे पास पैसा आएगा, राइट। इशू ऑफ डिबेंचर। अगर इनका रिडेम्पशन करा यानी पेमेंट करा, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, मेरे पास से पैसा जाएगा बच्चों। रिडेम्पशन का मतलब होता है चुकाना, पे बैक करना, लोन चुकाना। जो लोन लिया है, ये जो इशू ऑफ डिबेंचर था, अब इसका पेमेंट भी तो करना पड़ेगा ना, रिडेम्पशन हो गया। इसके बाद क्या आता है बच्चों, इस पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी माइनस हो जाएगा भाई। इस पे इंटरेस्ट भी तो आपको पे ही करना पड़ेगा। बस फिर आपके पास अल्टीमेटली फाइनली वैल्यू या प्लस में आएगी या माइनस में आएगी। प्लस में आई तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, माइनस में आई तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऐसे लिखते हैं, ऊपर वाली एक्टिविटीज में भी ऐसा ही है। प्लस में है तो कैश फ्लो, माइनस में है तो कैश यूज्ड, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास पूरा का पूरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड चीजें होती हैं। देखो बहुत सिंपल है, ये सारी की सारी शेयर से रिलेटेड हो गई, ये सारी की सारी लोन्स डिबेंचर्स से रिलेटेड हो गई। ध्यान रखना, ओवरड्राफ्ट की वैल्यू बढ़ जाए तो समझ लेना लोन लिया है ना। कम हो जाए तो समझ लेना लोन चुकाया है, वो भी यहीं पे आएगा। इसी तरीके से कैश क्रेडिट भी यहीं पे आएगा, इंटरेस्ट भी यहीं पे आता है लोन पे, ठीक है। ओके, लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। अब बच्चों हम सवाल देखते हैं। देखो इस तरीके का क्वेश्चन फाइनेंसिंग एक्टिविटी से बन सकता है, क्योंकि अभी कैश फ्लो 6 नंबर में आता है, पहले कैश फ्लो 8 नंबर में आया करता था, तो पूरा बड़ा क्वेश्चन आया करता था। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है। देखो हमें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाना है, आ जाओ शुरू करते हैं।
particulars amount cash flow from financing activity। शुरुआत करते हैं बच्चों इक्विटी शेयर्स के साथ। इक्विटी शेयर्स जो हैं हमारे पास पिछले साल 6 लाख के थे। पिछले साल इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख की थी। देखो ये प्रीवियस ईयर है 22-23 हमारा करंट ईयर है। हमेशा न्यू ईयर को करंट मानना है, ठीक है। पिछले साल 6 लाख के थे शेयर्स, इस साल 8 लाख के हैं। तो 6 लाख से 8 लाख हो गया मेरा शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल कब बढ़ती है? जब नए शेयर इशू करे हो, है ना। तो हमने क्या करा है? हमने करा है इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स भी कौन से? इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कितने के हैं? 2 लाख रुपए के। मैं इनर कॉलम में इसलिए लिख रहा हूं बच्चों क्योंकि नीचे इस पे ना एडजस्टमेंट है। देखो जरा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सबसे पहले इक्विटी शेयर्स के बारे में। इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट 15% प्रीमियम। बच्चों 15% के प्रीमियम पे इशू करे गए हैं। 15% का प्रीमियम मतलब 15% एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा हमें इन पे। तो प्रीमियम होता है जब एक्स्ट्रा पैसा मिले। तो देखो 2 लाख के थे, 2 लाख का 15% कितना आएगा? 30,000। तो 30,000 बच्चों प्रीमियम का भी मिलेगा। 30,000 भी हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। ये एडजस्टमेंट हो गई हमारी। देख रहे हो 6 लाख से 8 लाख तो 2 लाख रुपीस के तो शेयर इशू हुए, शेयर का पैसा आया। नीचे लिखा हुआ था कि ये शेयर प्रीमियम पे इशू है, प्रीमियम का भी पैसा आया। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आता है सर प्रीमियम यहाँ क्यों नहीं आया? बाबू प्रीमियम शेयर कैपिटल का पार्ट है। ये बेसिकली हमें शेयर और इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये दिया हुआ है। प्रीमियम कहाँ पे आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। प्रीमियम कहाँ पे आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। देखो जितने भी रिजर्व्स होते हैं, कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस में आते हैं। ये ध्यान रखना। यहाँ पे मेनली इसने आपको कैपिटल और डिबेंचर ये दिए हैं। तो प्रीमियम के बारे में अलग से ही जानकारी देगा, ठीक है। और कुछ इक्विटी शेयर्स पे है क्या? ये प्रेफरेंस शेयर पे है, डिबेंचर पे है, डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर पे है, इंटरेस्ट ऑन अंडरराइटिंग कमीशन है इक्विटी शेयर्स पे। अंडरराइटिंग कमीशन का मतलब होता है बच्चों कि ये आपने पेमेंट करी। ये जो शेयर इशू करे हैं इसमें जो ब्रोकर है जिसने काम कराया है, ठीक है, मतलब जिसने आपके एक तरीके से शेयर्स बिकवाए हैं, उसको हम अंडरराइटर बोल देते हैं। जो आपके शेयर्स बिकवाता है उसको हम अंडरराइटर बोलते हैं। तो उसने आपके शेयर्स बिकवाने के लिए कमीशन लिया है तो वो भी आपको पैसा देना पड़ेगा, है ना। 10,000 रुपये देने पड़ेंगे तो यहाँ से माइनस कर दो 10,000 रुपये। ये हमें पे करने पड़ेंगे तो हम यहाँ से माइनस भी कर देंगे। तो मुझे टोटल 2 लाख मिले, 30,000 ये मिले, 230 हो गए, 10,000 दे दिए। तो इक्विटी शेयर पे 2,20,000 रुपये मुझे रिसीव होंगे। सबसे पहले तो आप अपने पास ये लिख लो, इक्विटी शेयर पे कितना पैसा मिलेगा? 2,20,000, ठीक है। ये इशू है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम है और ये अंडरराइटिंग कमीशन मैंने माइनस कर दी। डन। इक्विटी शेयर से रिलेटेड चीजें डन, ओके। उसके बाद बच्चों प्रेफरेंस शेयर्स हैं। प्रेफरेंस शेयर पहले 2 लाख के थे, अभी 0 हो गए हैं। डैश का मतलब 0। प्रेफरेंस शेयर एकदम 0 हो गए हैं तो इसका मतलब इनका रीपेमेंट कर दिया होगा, है ना। तो यहां पे लिखते हैं, ये तो इशू हो गया, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने का? ये भी 2 लाख रुपए। इससे रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। भाई प्रेफरेंस शेयर 5% के प्रीमियम पे रिडीम हुए हैं। तो 5% का प्रीमियम यानी इसमें भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा। 2 लाख का 5%, 10,000 का बच्चों हमको इस पे प्रीमियम देना पड़ा। और कुछ प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड, बाकी तो डिविडेंड आएगा। बस डिविडेंड अभी देख लेते हैं हम, अभी देखते हैं। तो अल्टीमेटली हमें 2,10,000 रुपए देने पड़े। तो माइनस में जाएगा। माइनस में क्यों जाएगा? क्योंकि रीपेमेंट हुआ बच्चों। 2 लाख से 0 रीपेमेंट हो गया तो हमने ये भी कर दिया, डन हो गया। अब डिबेंचर पे आते हैं। डिबेंचर पहले 0 थे, अभी 1 लाख के हैं। पहले 0 अभी 1 लाख, तो हमने लोन ले लिया, डिबेंचर इशू कर दिए। तो यहां पे लिखता हूं इशू ऑफ डिबेंचर्स।
इशू ऑफ डिवेंचर्स कितना, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज। और नीचे क्या दिया हुआ है, डिवेंचर्स वर इशूड एट 1% डिस्काउंट। बच्चों 1% के डिस्काउंट पे, तो 1 लाख का 1% यानी 1000 हमने डिस्काउंट दिया होगा, 99,000 रुपीज हमें डिवेंचर से मिलेंगे, क्योंकि डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू करे गए थे। ठीक हो गया बेटा, ये तो डन हो गया। हाँ सर ये तो डन हो गया। अब मेरे पास कुछ छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स बची, जैसे सबसे पहले डिविडेंड पेड, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड दिया गया है, तो पहले तो यही लिखो, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। कितना बच्चों, 24,000 रुपीज पैसा जाएगा। 24,000 रुपए का हमने डिविडेंड दे दिया प्रेफरेंस शेयर्स पे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 14,000 रुपए, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स 14,000 रुपीज। लो जी, इंटरेस्ट भी जाएगा। उसके बाद बच्चों अब देखो आपके पास प्रपोज डिविडेंड है। प्रपोज डिविडेंड में अपने नोट्स चेक करो, मैंने आपको लिखवाया होगा, हर आप जहां भी अटकोगे ना आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नोट्स में मिलेगा। प्रपोज डिविडेंड में बच्चों 2 साल का दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, हमें हमेशा प्रीवियस ईयर लेना है, करंट ईयर को बिल्कुल इग्नोर कर देना है। करंट ईयर हमें देखना भी नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर जो है वही डिविडेंड पेड होता है। भाई जो पिछले साल प्रपोज करा उतना पे करोगे ना, अब कितना, 90,000 रुपए, तो 90,000 रुपए ये डिविडेंड पेड हो जाएगा 90,000 रुपीज का। लो सर सारी चीजें हो गई, देखो ये भी हो गया, ये हमें देखना ही नहीं है, बस डन सर। फाइनल आंसर देखो क्या आ रहा है, 2,20,000 माइनस 2,10,000 प्लस 99,000 माइनस 24,000 माइनस 14,000 माइनस 90,000, 19,000 नेगेटिव का आ रहा है बच्चों। 19,000 नेगेटिव का आया तो इसको बोलेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लो सर डन। अगर ये पॉजिटिव आता तो कैश फ्लो बोलता, नेगेटिव आया तो कैश यूज्ड, खत्म। इस तरीके से देखो फाइनेंसिंग में जितनी जितनी मैंने चीजें लिखवाई थी सब आ गई या नहीं आ गई, देखो सब आ गया ना, बढ़िया हो गया। सर ये परसेंटेज क्या है, 12%, 14%। बाबू ये डिविडेंड का रेट है, रेट ऑफ डिविडेंड, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये हमने अपने क्वेश्चन में यूज क्यों नहीं करे, इसीलिए नहीं करे बच्चों क्योंकि हमें डिविडेंड, इंटरेस्ट ये सब डायरेक्टली गिवन था। अगर ये कभी भी डायरेक्टली गिवन नहीं होगा तो फिर हम इस परसेंटेज के हिसाब से काम करेंगे, 12%, 14%, फिर हम इस हिसाब से करेंगे। अगर गिवन है तो फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो। डन एवरीवन, क्लियर टू एवरीवन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब आपको एक आइडिया हो गया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे होता है, और मैं आप लोगों को फर्दर अब बड़े क्वेश्चंस कराऊंगा। और आप अपनी बुक में, जो भी आपके पास बुक है उसको ओपन करके ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का 2-2, 3-3 क्वेश्चन लगा के देखो, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है।